हाय फ्रेंड्स, दिस इज शालिनी। वेलकम बैक टू शालिनी रेड क्लासेस। कैसे हैं आप सब? मैं उम्मीद करती हूँ आप बहुत अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई भी अब रेगुलर बेसिस पर स्टार्ट कर दीजिए। कल मैंने आपकी क्लास को स्टार्ट कर दिया, जैसा कि मैंने आपसे कहा था कि मैं 20 से आपकी क्लास को स्टार्ट करूँगी, स्टार्ट कर दिया है। कल मैंने वर्तमान की क्लास को लिया था जो कि 50 नंबर का पेपर था, ठीक है, पहला पेपर एजुकेशन थर्ड, ठीक। आज हम यहाँ पे एक नया सब्जेक्ट स्टार्ट करने चल रहे हैं। प्रॉपर मैंने आपको नोट्स कल भी दी थी, टेलीग्राम पे शेयर कर दी, आप सब ज्वाइन करिए, वहाँ से नोट्स को प्रॉपर तरीके से बनाते हुए चलिए। जैसे आपका एक एक चैप्टर है वैसे हम चीज़ों को करते चलेंगे। बहुत समय है, सारी चीज़ें आपको अप टू डेट मिलेंगे, सारे नोट्स आपको विधिवत अवेलेबल मिलेंगे, ठीक है। आप शालिनी डेढ़ क्लास साथ बने हुए लाइक शेयर सब्सक्राइब बिल्कुल ना भूलें। आप इस समय सेकेंड सेमेस्टर में पहुँच चुके हैं और ये आपकी नई क्लासेस स्टार्ट हो चुकी है। तो चलिए देखते हैं आज हम क्या पढ़ने वाले हैं। तो सब्जेक्ट आपके सामने है इंग्लिश। इंग्लिश आपका नया सब्जेक्ट यहाँ पर इंक्लूड किया गया है। आपको यह सेकंड सेमेस्टर में मिलेगा और आपको यह फोर्थ सेमेस्टर में भी देखने को मिलेगा। जैसे सारे पेपर होते हैं वैसे ये 25 नंबर का होता है, ठीक है। कोई दिक्कत की बात नहीं, परेशान किसी को नहीं होना है। हम लोग सभी चीज़ें अच्छे से एक एक पॉइंट करके चलेंगे और मेरी गारंटी है कि मैं आपको इंग्लिश बहुत बढ़िया करवाऊँगी। बस आपको चीज़ों को ध्यान से देखते हुए चलना है। चलिए देखते हैं। सबसे पहला चैप्टर क्या है ये समझते हैं। सिलेबस मैंने पीडीएफ जो है उसका पूरा टेलीग्राम पर शेयर कर दिया, आप सभी वहाँ से देख सकते हैं क्या क्या आपके सिलेबस पे दिया गया है, ठीक है। पहला चैप्टर आपके सामने यहाँ पे है, वो है थ्योरेटिकल एस्पेक्ट। हमें यहाँ पे कुछ चीज़ों को जो पढ़ना है, ब्रीफ में जानना, उसके पहले हम कुछ चीज़ों को शॉर्ट फॉर्म में समझें क्या क्या चीज़ें हमारे इंग्लिश सिलेबस में दी गई जो हमें पढ़नी है। सबसे पहले जो टॉपिक है वो है कि डिफरेंट अप्रोच एंड मेथड्स ऑफ टीचिंग इंग्लिश। अलग अलग जो अप्रोचेस हैं, जो अलग अलग मेथड्स हैं इंग्लिश को टीच करने के, पढ़ाने के, समझने के, वो क्या हैं ये हमको समझ के चलना है। हम इंग्लिश पढ़ते हैं, किस तरीके से पढ़ना चाहिए, कैसे करना चाहिए, इन सब चीज़ों के बारे में जानेंगे। चलिए देखते हैं। सबसे पहले बात आती है अप्रोच की, ठीक है। अप्रोच की हिंदी मीनिंग होती है पद्धति। पद्धति इन इंग्लिश दैट मीन पैटर्न, दैट मीन आप कह सकते हैं एक तरीका, एक प्रॉपर वे, एक अरेंजमेंट, ठीक है। अप्रोच की कई सारी मीनिंग होगी। पहुंच एक शब्द होता है, ये अलग, हर एक वर्ड अलग अलग मीनिंग देता है अलग अलग रेफरेंस पे। यहाँ जो इंग्लिश आप पढ़ रहे हैं उसके रेफरेंस में पद्धति ही इसका एक करेक्ट मीनिंग है, ठीक है। वरना आपको मोर देन 1000 मीनिंग मिल जाएगी देखने को। आपको फिलहाल अब अप्रोच के बारे में समझना है। ये आपको आ जाएगा लिखने को 2 लाइन में, व्हाट डू यू मीन बाय अप्रोच। आप अप्रोच से क्या समझते हैं, आपको यह प्रश्न देखने को मिलेगा, ध्यान रखिएगा। चलिए देखते हैं एक एक टॉपिक को सुनते हुए ढंग से। क्या है अप्रोच, आप अप्रोच से क्या समझते हैं, चीज़ों को समझना होगा। जैसे कि आपको ये लग रहा है कि इंग्लिश नहीं आ रही, तो मैं आपको बोल कर बता रही हूँ, आप अपने तरीके से साइड में हिंदी में भी लिख लीजिए। जिसको प्रॉब्लम है तो वो चीज़ें आपको रिमेंबर हो जाएगी कि इसका मतलब ये चीज़ होता है, ठीक है। देखिए, अप्रोच कॉन्स्टिट्यूट्स द थ्योरेटिकल बेसिस फॉर अ लैंग्वेज टीचिंग। इट इज़ यूज्ड एज अ सेट ऑफ अ कोरिलेटिव assumption dealing with the nature of language and the nature of the language teaching and learning। अप्रोच एक ऐसा थ्योरेटिकल बेस है किसका, लैंग्वेज को टीच करने का, दैट मीन भाषा को पढ़ाने का, भाषा को समझाने का। जैसे मैं और आप हम सब हिंदी बोल लेते हैं प्रॉपर तरीके से, वैसे बाहर की जो कंट्रीज़ के लोग हैं वो इंग्लिश बोल लेते हैं। क्या हुआ, उनका जो थ्योरेटिकल बेस था, हमारा थ्योरेटिकल बेस हिंदी है, हमको माँ सिखाया जाता है, वहाँ पे मदर सिखाया जाता है या मॉम सिखाया जाता है। चीज़ें सीख, हम हिंदी का क्या, हमने हिंदी की क्लास ली कभी नहीं, हम इंग्लिश की क्लास लेते हैं बट हिंदी की कभी क्लास नहीं है क्योंकि वो हमारी मदर टंग और हमें आती है। वही चीज़ यहाँ पे कही जा रही कि अप्रोच कॉन्स्टिट्यूट द थ्योरेटिकल बेसिस फॉर लैंग्वेज टीचिंग। इट इज़ यूज्ड एज, इसको हम इस तरीके से देख सकते हैं, अ सेट ऑफ अ कोरिलेटिव assumption। ये एक सेट है कोरिलेटिव assumption का, जिनको हमको रिलेट करके चीज़ों को, भाषा को सीखना है, पढ़ना है। डीलिंग विद द नेचर ऑफ लैंग्वेज, ना जो लैंग्वेज है उसका जो नेचर है, हर एक भाषा का अपना रूप होता है, हर एक भाषा की अपनी प्रकृति होती है, हर एक भाषा की अपनी स्क्रिप्ट होती है।
तो नेचर से मतलब यहाँ पे उसकी लिपि से है। डीलिंग विद द नेचर ऑफ लैंग्वेज, वो लैंग्वेज के नेचर से रिलेट करता है, हमें एजम्पशन डलवाता है, हमें जोड़ता है। एंड द नेचर ऑफ लैंग्वेज टीचिंग एंड लर्निंग, ये एक ऐसा तरीका होता है, एक ऐसा थ्योरेटिकल बेस कह सकते हैं आप, ऐसा एक पिलर कह सकते हैं जो हमें ऐसी पद्धति को प्रोवाइड करता है जिससे हम अच्छे तरीके से लैंग्वेज टीचिंग को लर्न कर सकें, पढ़ सकें, समझ सकें, रिलेट कर सकें। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। पद्धति का मीनिंग आप समझ के चलिएगा कि पद्धति क्या होती है, किसी भी चीज़ को किस पद्धति के थ्रू किया जाए। वही चीज़ है कि यहाँ पे अप्रोच एक ऐसी पद्धति को आपके सामने लेकर आके रखता है जिससे आप भाषा के जो नेचर है, जो भाषा को पढ़ने का समझने का तरीका है, उसको आप समझ सकें, उससे रिलेट कर पाएँ। चले आगे, कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। देखते हैं नेक्स्ट। कोई दिक्कत होगी आप मुझसे दोबारा पूछ लीजिएगा, मैं आपको दोबारा वो चीज़ समझाने की पूरी कोशिश करूँगी और समझा भी दूँगी। फिर देखिए कुछ और टॉपिक भी उसी में है। आपको जैसे पूछ लिया कि मैंने आपको बता दिया अप्रोच के बारे में, अब आपको आता है कि 2 लाइन में आप लिख दीजिए, तो आप क्या लिखेंगे वो भी मैंने आज आपको ले लिया है ताकि आपको किसी भी तरीके की कोई प्रॉब्लम फेस ना करनी पड़े। ठीक है। What do you mean by approach? An approach is a set of a common assumption. ये एक सेट है किसका? common assumptions का about what language is and how it is learned. language क्या है और कैसे सीखी जाती है। देखिए 2 लाइन का आपका आंसर, 1 नंबर का मैंने आपको दिखा दिया। ध्यान से चलिए, सुनते हुए चलिए। क्या है आप लिख सकते हैं, एग्जाम में अगर पूछता है an approach is a set of a common assumption what लैंग्वेज इज़ एंड हाउ इट इज़ लर्न, क्या है भाषा और हम उसको कैसे लर्न कर सकते हैं। ठीक है, यही है अप्रोच, यही है पद्धति, यही है पैटर्न, यही है तरीका, यही है वे। क्लियर, गॉट इट माई पॉइंट। देखिए नेक्स्ट पॉइंट है, यहाँ पे नेक्स्ट पॉइंट है, इट इज़ द सम ऑफ आवर फिलॉसफी ऑन बोथ द थ्योरी ऑफ लैंग्वेज एंड द थ्योरी ऑफ लर्निंग। ये एक फिलॉसफी का एक ऐसा सम कह सकते हैं, एक ऐसा जोड़ कह सकते हैं, एक ऐसा मेन पॉइंट कह सकते हैं जिसमें आपको थ्योरी ऑफ लैंग्वेज, जो लैंग्वेज की थ्योरी है, और जो थ्योरी ऑफ लर्निंग है, इसको रिलेट करके समझना है और पढ़ना है। ठीक है, मैंने आपको 2 चीज़ें दिखा दी। सबसे बेस्ट अगर आप कहेंगे तो आपके लिए उचित यही है, ये आप लर्न कर सकते हैं। एन assumption is a set of a common assumption, approach is a set of a common assumption about what a language is and how it is learned. आगे चले, नो प्रॉब्लम। नेक्स्ट आप देखिए यहाँ पे कुछ बातें और है। द नेचर ऑफ लैंग्वेज इज़ टू ईजी। यहाँ पे आप इसको तरीके से समझना है कि अप्रोच का मतलब है कि आपको भाषा का जो नेचर है उससे आपको अवगत करा रहा है। ठीक है। हाउ नॉलेज ऑफ अ लैंग्वेज इज एक्वायर्ड, कैसे आप उस भाषा की नॉलेज को एक्वायर कर सकते हैं। कोई भी भाषा, अगर आपको हिंदी, इंग्लिश, स्पेनिश, तुर्की कुछ भी सीखना है, आपको लर्न करना है, आपको जानना है, तो कैसे आप उसको एक्वायर कर सकते हैं, उसको कैसे आप अर्जित कर सकते हैं, ये चीज़ आपको अप्रोच के अंतर्गत बताई जाती है, ये चीज़ आपको अप्रोच के अंतर्गत सिखाई जाती है। अप्रोच का मतलब यही होता है। कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। आगे एक पॉइंट और है, वो देखते हैं। एंड द कंडीशन दैट इनकरेज द लैंग्वेज, ये एक ऐसी कंडीशन है, ये एक ऐसी कंडीशन आपके सामने ला देती है या क्रिएट कर सकती है जो आपको इनकरेज करता है लैंग्वेज एक्विजिशन को, लैंग्वेज को अर्जित करने में, भाषा को लर्न करने में, भाषा को सीखने। आपके सामने अगर कोई काम आपको करना है और आपको उसका एक बढ़िया सा पद्धति बता दिया गया, पैटर्न की आपको ये चीज़ करना है, और आपको इंटरेस्ट आ गया कि मैं कर ले जाऊँगा या कर ले जाऊँगी, तो आप करेंगे ना, आपको इंकरेज किया गया ना। वही चीज़ यहाँ पर भी है। ठीक है, आगे बढ़े, नेक्स्ट देखते हैं। कुछ बातें और मैंने इंपॉर्टेंट ली है, फिर देखिए इसे भी आप बता सकते हैं या लिख सकते हैं। मैंने हर प्रकार से कोशिश की है कि आपको जितना बेस्ट दे सकूँ उतना बेस्ट दे दूँ। अगर आपको सारे नहीं याद है तो अगर 2 भी याद रहेगा तो आप बढ़िया कर ले जाएंगे। ए सेट ऑफ एजम्पशन डीलिंग विद द नेचर ऑफ लैंग्वेज लर्निंग एंड टीचिंग, ये भी आप बता सकते हैं अप्रोच के बारे में एक लाइन में कि ये सेट ऑफ एक एजम्पशन है जो डील करता है भाषा के रूप से, भाषा के आकार से, भाषा के रंग से, उसकी लर्निंग से और उसकी टीचिंग से। कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। आगे देखते हैं। अब देखिए अप्रोचेस में भी बहुत काइंड्स हैं, या एग्जाम्पल के तौर पर ले सकते हैं। कम्युनिकेटिव अप्रोच, बातचीत करना। कॉग्निटिव अप्रोच, कुछ रचनात्मक करना। नेचुरल अप्रोच,
नेचर से रिलेट करना, प्राकृतिक तरीके से करना, ये सारे एक्सेट्रा एंड एक्सेट्रा। आगे बढ़े, कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। नेक्स्ट देखते हैं। हमने अप्रोच के बारे में अच्छे से ब्रीफ में समझा, मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा। अप्रोच का मतलब पद्धति होता है। पद्धति से क्या मतलब है कि आपको कोई भाषा सीखनी है तो उसको किस पद्धति के थ्रू आप आसानी से सीख सकते हैं, कैसे एक्वायर कर सकते हैं, यही बात आपको अप्रोच के अंतर्गत लिखनी है। कोई प्रॉब्लम नहीं। आगे बढ़े। नेक्स्ट, मेथड्स। मेथड का मतलब तरीका होता है, बहुत सारी मीनिंग्स आती है। अब मेथड का क्या मतलब है, यहाँ पर क्या एस्पेक्ट है मेथड का, ये आपके सामने है, देखते हैं। ए मेथड इज़ अ प्रैक्टिकल एप्लीकेशन। मेथड एक ऐसी प्रैक्टिकल एप्लीकेशन है ऑफ एन अप्रोच। किसकी? अप्रोच की। ये एक एप्लीकेशन है। ये कह सकते हैं कि ये जैसे अप्रोच में जो चीज़ें बात कही गई थी वही मेथड में, बस हल्का सा डिफरेंस है। क्या है वह देखता है कि ये एक प्रैक्टिकल एप्लीकेशन ऑफ एन अप्रोच एट द लेवल ऑफ अ मेथड। मेथड के लेवल पर ए थ्योरी इज पुट इनटू प्रैक्टिस। अभी आपने क्या समझा कि आपको लर्न करना है। अब आपको जो थ्योरी है, जो आप सीख रहे हैं, जो भाषा को आप मेंटेन करके लर्न कर रहे हैं, उस पर प्रैक्टिस करना है। इट इंक्लूड द डिसीजन अबाउट। इसके अंतर्गत डिसीजन भी इन्वॉल्व होता है कि नहीं, ये पूरा सब कुछ सेट आपको दिया गया, आपको उसके अंतर्गत चीज़ों को किस मेथड के थ्रू कंप्लीट करना है, किस मेथड के थ्रू आपको उसको सीखना है कि आपको वह चीज़ आसानी से आ जाए, आप उसको आसानी से लर्न कर पाएँ। ठीक है, आगे चलें। नेक्स्ट देखिए, द पर्टिकुलर स्किल टू बी टॉट। मेथड्स में क्या होता है, एक पर्टिकुलर जो स्किल होती है उसको पढ़ाया जाता है, आप सीखते हैं। क्या है? LSRW। LSRW, L फॉर लिसनिंग, S फॉर LSRW, ठीक है। L फॉर लिसनिंग, S फॉर स्पीकिंग, R फॉर राइटिंग, रीडिंग। यहाँ पे क्या है? LSRW, L फॉर लिसनिंग, S फॉर स्पीकिंग, R फॉर रीडिंग, W फॉर राइटिंग। LSRW हिंदी में सुभोपाली, सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना। ये 4 स्किल इससे लर्न की जाती है। ये 4 स्किल प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट, इससे इम्प्रूव होती है। आगे बढ़े, कोई प्रॉब्लम? नेक्स्ट देखिए, द रोल ऑफ द टीचर। जो टीचर का रोल है, एंड द लर्नर, और जो सीखने वाला बच्चा है, जो उसका जो रोल है इन द लैंग्वेज टीचिंग एंड लर्निंग, ये दोनों इम्प्लिकेट करता है, मदद करता है, दिखाता है कि ऐसे कौन से मेथड्स के थ्रू अगर टीचर पढ़ा रहा है तो वो चीज़ें बच्चे एक्वायर कर सकें। ठीक है, आगे बढ़े। नेक्स्ट देखते हैं। फिर है द रिक्वायर्ड प्रोसीजर एंड टेक्निक। ये क्या है? आप कह सकते हैं एक रिक्वायर्ड प्रोसीजर है, एक इसमें कुछ बहुत सारी टेक्निक्स भी इन्वॉल्व होगी। द कंटेंट टू बी टॉट, जो कंटेंट हमको पढ़ाना है वहाँ पे मेथड को अप्लाई करना है। एंड द ऑर्डर इन विच द कंटेंट विल बी प्रेजेंटेड, और इस ऑर्डर में हमको कंटेंट को प्रेजेंट करना है कि चीज़ें समझ में आए, बच्चे उस मेथड को समझ पाएँ, उस तरीके से रिलेट कर पाएँ, ताकि उन्हें वो चीज़ें एक्वायर करने में प्रॉब्लम्स ना फेस करनी पड़े। कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट देखते हैं। कुछ बातें और लिखी गई है, वह क्या है ये देखते हैं। यहाँ पे दिया गया है, इट ऑल्सो रिक्वायर अ डिटेल सिलेबस ऑर्गेनाइजेशन। इसमें आपको एक पूरे डिटेल कंटेंट की ज़रूरत पड़ती है। मटेरियल सेक्शन टू बी इम्प्रूव, जो मटेरियल सेक्शंस को इम्प्रूव करने के लिए, द क्वालिटी ऑफ एजुकेशन की क्वालिटीज़ को बढ़ाने के लिए, एंड द मेथड टू एसेस द लर्नर एंड इवेल्युएट द टीचिंग एंड लर्निंग। यहाँ पे आपको जो मेथड की बात बताई जा रही है वो कह रहा है कि ये एक डिटेल एक सिलेबस ऑर्गेनाइजेशंस को रिक्वायर करता है, इसको ज़रूरत होती है मटेरियल सिलेक्शन को इम्प्रूव करने के लिए, क्वालिटी ऑफ एजुकेशन को और अच्छा करने के लिए, लर्नर को जो है टीचिंग और लर्निंग से इवैल्यूएट करने के लिए ऐसे मेथड्स को अप्लाई किया जाता है। ठीक है, आगे चले। नेक्स्ट देखते हैं। फिर कुछ बातें मैंने और बढ़िया चूज़ की, वो देखते हैं क्या है। मेथड इज़ एन ओवरऑल प्लान। सीधी सी एक बात, मेथड का मतलब है यह एक प्लानिंग है फॉर द ऑर्डरली प्रेजेंटेशन ऑफ लैंग्वेज मटेरियल। जो एक ऑर्डर में भाषा को प्रेजेंट किया गया मटेरियल आपके सामने है, उसका एक ओवरऑल प्लान है ये। नो पार्ट ऑफ विच कंट्राडिक्ट एंड ऑल ऑफ विच बेस्ड अपॉन द सेलेक्टेड अप्रोच। इसमें कोई कॉन्ट्रडिक्ट नहीं है, सारे जितने भी बेस हैं वो रिलेटेड हैं अप्रोचेस से, सेलेक्टेड किए गए हैं अप्रोचेस से। पद्धति को इस्तेमाल करके इन प्लान को बनाया गया।
पहले पद्धति एग्जिस्ट की है, फिर मेथड एग्जिस्ट किया है, ठीक है। ये ओवरऑल क्या होता है, एक प्लान होता है, आप यह बात कह सकते हैं। कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। नेक्स्ट देखते हैं। अब एग्जाम्पल में आप देख सकते हैं GM, जिसको GTM शॉर्ट फॉर्म में भी लिखते हैं, ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड, डायरेक्ट मेथड, ऑडियो लिंगुअल मेथड, लैंग्वेज गेम, बहुत सारी चीज़ें आपको एक्सेट्रा इसमें मिलेंगी देखने को। आगे बढ़े, नो प्रॉब्लम। नेक्स्ट, अब बारी है टेक्निक की। हमने ऊपर अप्रोच देखा, उसके बाद फिर हमने मेथड्स को देखा, अब हम देखेंगे टेक्निक को। टेक्निक से क्या रिलेशन है इंग्लिश में देखते हैं। टेक्निक आर द एक्टिविटीज़। टेक्निक क्या है, ये क्या है, एक एक्टिविटीज़ है। यूज इन अ टीचिंग, टीचिंग में इसको यूज़ किया जाता है, प्रयोग किया जाता है। ए कॉन्सेप्ट टू ऑब्टेन एन इमीडिएट रिजल्ट, ये एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जो आपको मदद करता है कि इमीडिएट रिजल्ट को ऑब्टेन करने में, ठीक है। टेक्निक का मतलब यहाँ पे क्या, जैसे होता है ना कि इस कोई काम है उसमें ये टेक्निक को कुछ ना कुछ तो टेक्निक लगानी होगी, ऐसा बोलते हैं ना लोग। तो वो टेक्निक लगाने से क्या होता है, आप किसी चीज़ की टेक्निक को इम्प्लीमेंट कर रहे हैं तो आपको उसका ऑब्जेक्टिव मिलेगा ना, आपको उसका रिजल्ट मिलेगा ना। तो यही चीज़ यहाँ पर कह रहा है कि इमीडिएट रिजल्ट जब आपको लेना है किसी चीज़ का, या कोई चीज़ कॉन्सेप्ट है, कुछ नहीं समझ में आ रहा है, कोई चीज़ें करनी, तो वहाँ पे आप टेक्निक को लगाते हैं, कुछ टेक्निक तो बढ़ानी होगी। तो यही चीज़ यहाँ पर आपको समझाई जा रही है। अब यहाँ पे जिस कॉन्सेप्ट के थ्रू टेक्निक का वर्ड दिया गया है वो भाषा को सीखने में है। ऐसा आप क्या टेक्निक अपना सकते हैं जिसके यूज़ से आप अच्छे से भाषा को विधिवत तरीके से सीख पाएँ, आपको कोई प्रॉब्लम ना हो, ठीक है। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे क्या, ए टेक्निक इज दैट विच हैपन्स विथ द क्लासरूम एंड इट कंसिस्टेंट विथ द मेथड। ये क्या है, ये टेक्निक जो होती है ये क्लासरूम के साथ, क्लासरूम से कनेक्टेड है, क्लासरूम में लेकर जितने बच्चे हैं टीचर इनको इन्वॉल्व की हुई है, उन पर आजमाई जा रही है, और मेथड भी इसमें कंसिस्टेंट है, क्योंकि एक आप अप्रोच पहुँचे कि मुझे ये चीज़ करनी है, फिर आपने उसे मेथड को बढ़ाया, फिर आपने इमीडिएट रिजल्ट लेने के लिए आपने टेक्निक का इस्तेमाल किया। समझ में आई बात, क्या चीज़ें टेक्निक से रिलेटेड यहाँ पर कही गई है, ठीक है। आपको इंग्लिश समझना होगा, लिखने की प्रैक्टिस करनी होगी। आप इसीलिए मैं आपको एक शॉर्ट से टर्म में डेफिनेशन भी दे रही हूँ, ताकि आप हिंट करके रिलेट करके पढ़ सकें। देखते हैं क्या है, इट में डिस्क्राइब एज अ पर्टिकुलर ट्रिक। हम इसको ये भी कह सकते हैं कि ये एक पर्टिकुलर ट्रिक होती है। टेक्निक है ना, कोई ट्रिक तो भिड़ाओ, कोई ट्रिक तो लगाओ, तो समथिंग ये एक शॉर्ट फॉर्म में आपको हिंट के रूप में मिल गया ट्रिक, टेक्निक और ट्रिक। और स्ट्रेटजी भी आप कह सकते हैं कि कैसे करना चाहिए, क्या करना चाहिए। यूज टू एकम्प्लिश एन इमीडिएट ऑब्जेक्टिव, इसको एकम्प्लिश किया जाता है, अप्लाई किया जाता है एक इमीडिएट ऑब्जेक्टिव के लिए, तुरंत हमको तत्काल में रिजल्ट के लिए, ठीक है। चलें आगे, नो प्रॉब्लम। देखिए इसमें एग्जाम्पल रोल प्ले है, कोई आप रोल प्ले करवा दीजिए किसी से, तो आपको उस चीज़ की झलक समझ में आने लगेगी, अच्छा ये इनका गेटअप है। ड्रिल करवा दो किसी चीज़ को, बहुत पंच करके सिखा दो, बार बार कर दो तो ड्रिल हो गया। डायलॉग बोल दो, तो ये कॉम्प्लीमेंट में भी बैड कॉम्प्लीमेंट और गुड कॉम्प्लीमेंट दोनों होता है, तो वो चीज़ें रिलेट कर पाएंगी, ठीक है। बहुत सारे इसके एग्जाम्पल थे, चलिए देखते हैं। कुछ बातें और मैंने इंपॉर्टेंट ली है, आपसे शेयर करना चाहती हूँ। देखिए अप्रोच जो होता है वो एक्सियोमेटिक होता है, अप्रोच जो होता है वो एक्सियोमेटिक होता है, और ये मेथड जो होता है वो प्रोसीजरल होता है, स्टेप बाय स्टेप चलता है। ये तो आपको एक पद्धति दिखा देता है, ये आपको एक स्टेप अच्छा इसके बाद ये, फिर नेक्स्ट ये, फिर इस लेवल से ये, इस लेवल से ये। आपके सामने एक फिगर भी है, आप देख सकते हैं, ये फिगर आपका ये पहला अप्रोच, दूसरा मेथड और तीसरा टेक्निक। अगर आपको प्रश्न आता है तो आप ऐसे बना के लिख सकते हैं, चाहे आपको कहा गया हो या ना कहा गया हो, ठीक है। कहा नहीं, बहुत सारी चीज़ें कही नहीं जाती, वो चीज़ें की जाती हैं। आगे बढ़े, नेक्स्ट देखिए क्या है। अब बारी है टाइप्स ऑफ मेथड्स एंड अप्रोच। ऊपर जो मैंने आपको कॉन्सेप्ट बताया था टेक्निक, मेथड, अप्रोच का, कि टेक्निक क्या है, मेथड क्या है और अप्रोच क्या है, आपको तीनों से प्रश्न आएगा एक एक लाइन का आंसर लिखने के लिए, इसलिए समझते हुए चलिएगा। अब बारी है टाइप ऑफ मेथड और अप्रोच, ये दूसरा टॉपिक है। अब इस टॉपिक में बहुत सारे सब टॉपिक्स हैं, वो देखते हैं।
टाइप्स ऑफ मेथड के प्रकार क्या हैं और अप्रोच के प्रकार क्या हैं। तो सबसे पहले हम मेथड्स को कंप्लीट करेंगे, मेथड के कितने प्रकार हैं। तो देखिए, ये रहा आपके सामने मेथड्स के प्रकार, टाइप्स ऑफ मेथड्स। पहला है ग्रामर कम ट्रांसलेशन मेथड, GTM, इसको हम शॉर्ट फॉर्म में भी कहते हैं। दूसरा है डायरेक्ट मेथड, ठीक है। तीसरा है ड्रिल मेथड, जो हमको पढ़ना है, क्वेश्चंस बहुत पूछा जाता है। फोर्थ है बाइलिंगुअल मेथड। फिफ्थ है डॉक्टर वेस्ट न्यू मेथड। सिक्स्थ है ऑडियो लिंगुअल मेथड। कितना है? ऑडियो लिंगुअल मेथड। और लास्ट में क्या है? लैंग्वेज गेम मेथड। तो टोटल मैंने आपको कितना बताया? 7 मेथड। 7 मेथड के बारे में क्लियरेंस है। अब चलिए एक एक मेथड को अच्छे से देखते हैं। सबसे पहले है ग्रामर कम ट्रांसलेशन मेथड, इन शॉर्ट फॉर्म GTM। क्या है यह समझते हैं। समटाइम ऑल्सो नोन एज, हम इसको जैसे एक घर का नाम और बाहर का नाम 2 नाम होते हैं सबके, वैसे इनके भी अलग अलग नाम हैं। इस अगर आपको ग्रामर कम ट्रांसलेशन मेथड पूछता है, कैसे आपको प्रश्न आएगा, आपको ग्रामर कम ट्रांसलेशन मेथड दे देगा और 4 ऑप्शन में ये चारों अलग अलग नाम दे देगा, तो आपको उसमें से एक नाम टिक करना होगा ऑब्जेक्टिव के बेस से। तो इसको हम क्लासिकल मेथड भी बोलते हैं, पहला। इसको हम ओल्डेस्ट मेथड भी बोलते हैं, दूसरा। इसको हम ट्रेडिशनल मेथड भी बोलते हैं, तीसरा। इसको हम पॉपुलर मेथड भी बोलते हैं, चौथा। और ये एक नाम है, ये तो 5। कितने नाम हो गए? 5 नाम हो गए। आपको किसी भी नाम से पूछ लेगा ऑब्जेक्टिव के प्रश्न में। वैसे ज़्यादातर ग्रामर कम ट्रांसलेशन और क्लासिकल मेथड के नाम से प्रश्न देखने को मिला हुआ है, अराइज हुआ है, ठीक है। तो मैंने आपको सबसे पहली चीज़ तो यहीं पे क्लियरेंस कर दी कि नाम क्या है, क्या क्या आप जानते हैं। हर एक मेथड की एक यूनिट बताई गई है, वो है वर्ड। GTM की क्या है? वर्ड है। किसी की सेंटेंस है, किसी की कुछ है। तो टीचिंग यूनिट क्या है GTM की? वो है वर्ड। अब यहाँ पे क्या है यह समझते हैं। देखिए, सबसे पहला पॉइंट आपको दिया गया है, द GTM मेथड वॉज यूज फॉर द टीचिंग। GTM का जो मेथड है उसको प्रयोग किया जाता है इंग्लिश को टीच करने में। इन द बिगनिंग, एकदम शुरुआत में आप जब इंग्लिश पढ़ाना चाह रहे हैं उस समय आपको टीच करने के लिए आपको इंग्लिश GTM मेथड की ज़रूरत पड़ती है। द यूज़ ऑफ दिस मेथड इज़ वेरी ईजी फॉर टीचर। इस मेथड का जो प्रयोग होता है वो टीचर्स के लिए बहुत ज़्यादा ही यूज़फुल और ईजी होता है, ठीक है। ये शुरुआत में, यहाँ पे ये बात जो कही गई बिगनिंग में, GTM मेथड का यूज़ बिगनिंग में, स्टार्टिंग में किया जाता है, ग्रामर कम ट्रांसलेशन मेथड, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, फिर इसमें दिया है, इन दिस मेथड टीचर रीड एवरी सेंटेंस। इस मेथड में क्या होता है कि टीचर हर एक सेंटेंस को पढ़ता है, हर एक सेंटेंस को रीड करता है, एंड ट्रांसलेट एवरी सेंटेंस इनटू मदर टंग थ्रो बाय वर्ड। मैंने आपको टीचिंग यूनिट बताया था ना कि इसकी टीचिंग यूनिट वर्ड है। अभी यहाँ पे देखिए कि टीचर क्या करता है, रीड करता है हर एक सेंटेंस को, फिर उसको सेंटेंस को रीड पढ़ता है, पहले पढ़ने के बाद उसको ट्रांसलेट करता है, बदलता है, अनुवाद करता है। हर एक सेंटेंस को किस में करता है? लेकिन मदर टंग में, किस में? मातृभाषा में करता है, थ्रो वर्ड बाय वर्ड। समझ में आई बात? आगे चले, नेक्स्ट देखिए, दिस मेथड मोस्टली फोकस्ड ऑन रीडिंग एंड राइटिंग। ये जो मेथड है इसका मेनली जो फोकस जो होता है, जो अटेंशन होता है, वो पढ़ने पे होता है और लिखने पे होता है। GTM अपना ज़्यादा प्रभाव अगर डालता है, छाप देता है, तो पढ़ने पे और लिखने पे, ठीक है। दिस मेथड इज़ अप्लाई नोन टू अननोन मेथड। हम इसको नोन टू अननोन मेथड का जहाँ पे एप्लीकेबल होता है वहाँ पे भी इसका प्रयोग करते हैं। जो चीज़ जानते रहते हैं, जो नहीं जानते रहते, तो हम उसमें कुछ नया चीज़ करते हुए सीख जाते हैं। तो ये सारी चीज़ें GTM के बारे में बताई गई थी कि रीडिंग राइटिंग के फोकस है, नोन टू अननोन मेथड का यूज होता है, फिर वर्ड बाय वर्ड ही ट्रांसलेट करता है, टीचर को पढ़ने में मदद होती है, समझाने में मदद होती है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। ये फीचर्स आप कह सकते हैं, या आप कैरेक्टरिस्टिक में पूछा जाए तो आप लिख सकते हैं, और आपसे वैसे पूछा जाए तो आप बता सकते हैं। आगे चले, नो प्रॉब्लम, नेक्स्ट। फिर यहाँ पे बात और कही गई है, फोकस ऑन रूल ऑफ ग्रामर। ये ग्रामर के जो रूल हैं उनके ऊपर फोकस इनका रहता है, ये उस पर फोकस करते हैं। नेक्स्ट, एडवांटेज क्या है यह समझते हैं। सब अब क्या है कि इनकी विशेषताएं क्या है, इनकी एडवांटेज क्या क्या है, इनके अंदर क्या खूबियाँ हैं, यह जानते हैं, ठीक। पहला है, दिस मेथड इज़ वेरी यूज़फुल एट प्राइमरी स्टेज। प्राइमरी की स्टेज पे सबसे ज़्यादा यूज़फुल अगर कोई मेथड है तो वो है ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड, GTM। समझ में आई बात? क्लियर है? आगे चले, नेक्स्ट देखिए, दिस मेथड इज़ वेरी यूज़फुल इन ओवर क्राउडेड क्लासेस। ये मेथड जो है जहाँ पे ओवर क्राउडेड क्लासेस होती हैं, जैसा ऐसा है ओवर क्राउडेड क्लासेस का इन्वायरमेंट होता है, बहुत सारे बच्चे हैं,
एकदम फुल है एकदम, वहाँ पे भी कभी कभी इसको एप्लीकेबल किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है दिस मेथड इज़ वेरी यूजफुल फॉर द इफेक्टिव लो ऑफ लर्न फॉर लर्नर। ये मेथड इतना ज़्यादा यूज़फुल है, जो इफेक्टिव, बहुत ज़्यादा यूज़फुल और बहुत ज़्यादा ही इफेक्टिव प्रभावशाली है किसके, लर्नर के लिए, जो इसको सीखते हैं इस मेथड का प्रयोग करके भाषा को। ठीक है, नेक्स्ट है इट फोकस ऑन एक्यूरेसी ऑफ ग्रामर एंड ट्रांसलेशन। इसका जो फोकस है वो ग्रामर और ट्रांसलेशन की जो एक्यूरेसी है, जो स्पीड है, क्षमता, उसके ऊपर वो फोकस रहता है कि क्या रूल एप्लीकेबल हो रहा है, क्या ट्रांसलेशन हो रहा है, कितने में हो रहा है, वर्ड बाय वर्ड प्रोसेस चेंज हो रहा है, बच्चों को समझ में आ रहा है कि नहीं, क्या, बहुत सारी चीज़ों पे ये बहुत ही एक्यूरेसी के साथ फोकस करता है। नेक्स्ट है इन GTM टीचर्स टीच द ग्रामर रूल देन गिव एग्जाम्पल। इसमें क्या होता है कि जो शिक्षक होते हैं, टीचर होते हैं, वो ग्रामर्स के रूल्स को पहले बताते हैं, फिर एग्जाम्पल देते हैं। पहले ग्रामर का रूल बताएंगे ये ऐसे है, ये ऐसे, उसके बाद आपको एग्जाम्पल, उदाहरण देकर चीज़ों को समझाया जाएगा। नेक्स्ट देखिए टीचर टीच इन द मदर टंग। टीचर क्या करता है, मातृभाषा में पढ़ाता है विथ लिटिल एक्टिव यूज ऑफ टारगेट लैंग्वेज, और छोटे छोटे एक्टिव कुछ हिंट के रूप में टारगेट लैंग्वेज का प्रयोग करता है। अदरवाइज वो मदर टंग में ही, जो मातृभाषा होती उसी में पढ़ाता है बच्चों को। आगे चले, नेक्स्ट है अभी तक हमने एडवांटेज देख लिया, आपको एडवांटेज डिसएडवांटेज लिखने को आएगा, आपके सिलेबस में दिया गया था, बुक से मैंने चीज़ों को देखा है कि क्या क्या चीज़ें कैसी हैं और पेपर में आता है। अब हमने एडवांटेज देख ली, आप अब डिसएडवांटेज देखते हैं। डिसएडवांटेज ऑफ GTM, इनका क्या है यह समझते हैं। देखिए ग्रामर कम ट्रांसलेशन मेथड इज़ एन अननेचुरल मेथड। ये एक अननेचुरल मेथड है क्योंकि इसको बनाया जाता है, ये चीज़ों को फॉलो करवाया जाता है, सिखाया जाता है। ठीक है, कोई ऐसा जैसे भाषा सीख जाना, सब बच्चों को अलग अलग मातृभाषा जो उनकी आती है वो अपने आप सीख नेचुरली है, बट इंग्लिश सीखना और कोई और लैंग्वेज सीखना वो अननेचुरल मेथड के अंतर्गत है। तो ग्रामर कम ट्रांसलेशन मेथड में ये चीज़ें देखने को मिली हैं। द नेचुरल ऑर्डर ऑफ लर्निंग इज़ लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग एंड राइटिंग। तो एक नेचुरल ऑर्डर है वो इसका, ये यहाँ पे जैसे है ना कि LSRW है, हम जानते हैं एक नेचुरल मेथड है LSRW, तो वही चीज़। लेकिन ग्रामर कम ट्रांसलेशन मेथड में क्या होता है कि ट्रांसलेशन मेथड ऑफ टीचिंग ऑफ लैंग्वेज स्टार्ट विद द टीचिंग ऑफ रीडिंग। यहाँ पे देखिए LSRW, तो लिसनिंग से स्टार्ट होता है, जो एक नेचुरल स्किल या नेचुरल ऑर्डर है। लेकिन ग्रामर कम ट्रांसलेशन मेथड है ये R से स्टार्ट होता है, रीडिंग से पहले ये चीज़ें स्टार्ट होती हैं। ठीक है, तो दोनों में ये डिफरेंस देखने को मिला है। फिर यहाँ पे नेक्स्ट है दिस मेथड नेग्लेक्ट द ओरल अप्रोच। ओरल जो मौखिक भाषा है या मौखिक भाषा का प्रयोग है, उनको ये नेग्लेक्ट करता है, उनको पीछे छोड़ता है। टू लैंग्वेज लर्निंग, भाषा को सीखने में। सो द स्टूडेंट डू नॉट डेवलप प्रॉपर स्पीच हैबिट। अगर वो लिखने पे ज़्यादा फोकस, रीड करने में पढ़ तो रहे, लेकिन ओरल अप्रोच जो तरीके बार बार हर चीज़ को सिर्फ पढ़ के जोर जोर से उच्चारित करके पढ़ना, समझना, करना, इससे क्या होता है कि ये चीज़ें इस पर बहुत अच्छे से नहीं करवाई जाती, जिससे उनकी स्पीच बोलने की जो हैबिट है वो अच्छे से डेवलप प्रॉपर तरीके से नहीं हो पाती है। ग्रामर कम ट्रांसलेशन मेथड में ये डिसएडवांटेज चल रही है। ठीक है, नेक्स्ट है इट डेवलप द बुकिश इंग्लिश विच इज़ लिटरल इन कैरेक्टर्स। ये बुकिश जो लैंग्वेज होती है उसको डेवलप करने में ज़्यादा मदद करता है, क्योंकि आप इसमें रीड करवाया जाता है, ये आप बस रीड करते हैं, रीड करते जाते हैं, तो यहाँ पे बुकिश लैंग्वेज का ज़्यादा प्रभाव देखने को मिलता है। ठीक है, किताबी कीड़े नहीं बनने चाहिए। नेक्स्ट है दिस मेथड एम्फसाइज ऑन ग्रामर एंड ट्रांसलेशन एंड इग्नोर द स्पीच एस्पेक्ट। ये मेथड जो होता है वो एम्फसाइज करता है, बढ़ाता है, ये कहीं कहीं इतना ज़्यादा फोकस्ड हो जाता है चीज़ों को लेकर कि बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारे रूल, बहुत सारे पैटर्न को इग्नोर करना पड़ता है। तो ये भी इस वजह से स्पीच का एस्पेक्ट इसमें इग्नोर किया जा रहा है, तो कभी कभी ये डिमेरिट के रूप में भी काउंट कर लिया जाता है। ठीक है, आज की यह क्लास यहीं तक। हमने यहाँ पे डिसएडवांटेज 5 पॉइंट पूरे क्लियर कर लिए। आज की इस क्लास में इंग्लिश की ये पहली क्लास थी जो मैंने आपसे शेयर की, आपको चीज़ों को समझाया, बताया। PDF आपको टेलीग्राम पे दे दूंगी, लिंक आपको कमेंट बॉक्स में पिन करके मिलेगा, वहाँ से आप ज्वाइन कर लीजिएगा। हमने मेथड का ग्रामर कम ट्रांसलेशन मेथड तक का आज की इस क्लास में कवर अप किया। मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा, अच्छा लगा होगा, क्लास हेल्पफुल लगी होगी। अगर अच्छा लगा प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, दोस्तों में शेयर करिए, जाते जाते एक कमेंट और करते हुए जाइए और अपनी नोट्स को भी बनाते हुए चलिए। मैं आपको सारी नोट्स अवेलेबल कर दूंगी टेलीग्राम पे, वहाँ से आप प्रॉपर तरीके से अभी से बनाते चलिए और रिवाइज करिए। हम इसके आगे नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे, नए मेथड्स को पढ़ेंगे। तब तक ले टेक केयर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। और रात में 9 बजे की क्लास आज होगी, सभी लोग 9 बजे भी अवेलेबल होइएगा। तब तक ले टेक केयर एंड बाय बाय।